अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग स्टार्ट करने लगे अपना नया टॉपिक जो कि यूनिट 9 का है, एंड दैट इज़ साउंड वेव्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अब हम सीखेंगे कि साउंड वेव्स क्या होती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। साउंड वेव्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि साउंड वेव्स क्या होती हैं, उनका रिलेशनशिप क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि साउंड वेव्स क्या होती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि जी साउंड वेव्स क्या होती हैं। साउंड वेव्स जो है तब प्रोड्यूस होती हैं जब कोई बॉडी वाइब्रेट होती है, जैसे कि हमारे पास ड्रम हो गया, गिटार हो गया। ये जब आप इसको ऊपर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, इसके ऊपर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने का मतलब है कि कोई बॉडी जो है उसमें साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो वाइब्रेशन का जो है किसी भी बॉडी के अंदर जो है प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी होता है, अगर हमने पता लगाना है कि उसमें जी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो गिटार है, चाहे वो ड्रम है, या कोई और वाइब्रेटिंग बॉडी है। ठीक है, एक तो पहली चीज़ कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस होने के लिए पहली चीज़ कौन सी ज़रूरी है, वाइब्रेशन होनी ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, उसके लिए ट्रैवलिंग मीडियम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रहा है। अगर तो वो वैक्यूम या स्पेस के अंदर ट्रैवल कर रही है साउंड, तो उसकी हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी। आवाज़ तब हमें सुनाई देगी जब वो बॉडी जो है उसके आसपास क्या होगी, एयर होगी। ठीक है, वैक्यूम नहीं होगा तो मीडियम के अंदर जो है आसानी से साउंड जो है वो ट्रैवल कर सकती है और हमें सुनाई भी देगी। ठीक है, साउंड वेव्स जो है किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, जब कोई बॉडी वाइब्रेट होती है। और सेकंड चीज़, उसके लिए क्या होनी चाहिए, ट्रैवलिंग मीडियम होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चलता है कि साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी एंड इट ट्रेवल्स अवे फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। जिस भी बॉडी के अंदर साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके, अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ जो है वो मेरे मुंह से निकल के आहिस्ता आहिस्ता जो है आप तक पहुँच रही है। ठीक है, आगे पूरे रूम के अंदर जाएगी। तो साउंड वेव्स क्या होती हैं, वो ट्रैवल करती हैं फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी टू द अदर पर्सन या रूम या कोई भी जगह जो भी मीडियम होगा। तो इट मीन्स कि क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग साउंड वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पहली तो ये कि साउंड वेव्स जो हैं प्रोड्यूस होती है जब कोई बॉडी वाइब्रेट होती है। ठीक है, सेकेंडली इट ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। फॉर एग्जांपल, आप ड्रम को ले लें। ठीक है, आप ड्रम को बजाते हैं तो साउंड क्या होती है, ड्रम जो है वो वाइब्रेट होता है और आहिस्ता आहिस्ता साउंड ट्रैवल करके पूरे रूम के अंदर या हॉल के अंदर वो ट्रैवल करती है ड्रम की साउंड। इसी तरह गिटार हो गया, गिटार को आप ले लें, आप उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो एनर्जी जो है साउंड की वो ट्रैवल होती है और पूरे रूम में जाती है। ठीक है, तो ये पहली चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी है कि क्या होनी चाहिए, साउंड वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं तो उनके अंदर वाइब्रेशन होनी ज़रूरी है। सेकेंडली, उनके लिए मीडियम बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ ये कि इट ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, फॉर दैट इज़ इट ट्रेवल्स इट ट्रांसफर्स द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो अब जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास साउंड वेव्स की क्या है कि साउंड वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब कैसे ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने किसी ड्रम को जो है वाइब्रेट किया, क्योंकि हम ड्रम को पढ़ रहे हैं तो हम लोग ड्रम को, मैंने आपकी पहले एग्जाम्पल दी है ड्रम की, गिटार की, तो हम इसी को आगे लेके चलते हैं कि इसमें किस तरह से वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये कि जब आप ड्रम को बीट करते हैं तो क्या होती है, ड्रम की स्किन जो है वाइब्रेट होती है। ठीक है, ड्रम की स्किन जब वाइब्रेट होती है तो एयर के पार्टिकल्स उसको टच कर रहे होते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि वाइब्रेशन जो है ऊपर और नीचे होती है। ठीक है, और सिर्फ वाइब्रेशन ऊपर और नीचे नहीं होती बल्कि वाइब्रेशन जो है लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ स्प्रेड आउट भी हो रही होती है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्प्रेड आउट होती है, फिर जब आप दोबारा ड्रम को बजाते हैं फिर वो ऊपर नीचे होती है और फिर आगे लेफ़्ट साइड पे वो ट्रैवल भी करती है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि साउंड वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। Firstly, because they travel up and down, and they travel and they spread out also on the left or right side, whatever side it is. ठीक है,
तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, वाइब्रेशन जो है प्रेशर के थ्रू हो रही है। तो प्रेशर जैसे ही उसके ऊपर पड़ रहा है, एयर के पार्टिकल्स उसको टच कर रहे हैं, वाइब्रेशन हो रही है, अप एंड डाउन आवाज़ आ रही है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसी तरह अगर आप बोलते हुए अपने थ्रोट को टच करें तो आपको वाइब्रेशन फील होगी कि आपके थ्रोट पे क्या हो रही है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो वो वाइब्रेशन भी क्या हो रही है, अप एंड डाउन भी हो रही है और साथ में स्प्रेड आउट भी हो रही है, लेफ़्ट या राइट साइड पे जा रही है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो वॉइस है वो क्या हो रही है, क्योंकि अप एंड डाउन ट्रेवल कर रही है प्रेशर की वजह से, इस वजह से वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पिच ऑफ साउंड क्या होती है। ओके जी स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको। साउंड वेव्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि साउंड वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, अब इसके हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लॉन्गिट्यूडनल वेव को। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि पिच ऑफ साउंड क्या होती है। ओके जी स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे कि पिच ऑफ साउंड क्या होती है। ठीक है, पिच ऑफ साउंड जो है बेटा ये होता है कि हम लोग पता लगाते हैं कि आवाज़ कितनी पतली है और कितनी मोटी है। ठीक है, श्रिल साउंड कहते हैं पतली साउंड को और ग्रेव साउंड कहते हैं मोटी साउंड को। ठीक है, अब ये जो लड़कियां होती हैं उनकी जो साउंड होती हैं या बात जिस तरह से वो करती हैं, उनकी जो साउंड होती है बेसिकली वो श्रिल साउंड होती है, थोड़ी सी पतली होती है। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग देख लें, बॉयज़ को देख लें, एडल्ट्स को देख लें, अडल्ट मैन को देख लें, तो उनकी आवाज़ क्या होती है, थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्रेव साउंड कहते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं पिच ऑफ साउंड के पिच ऑफ साउंड टेल्स अस हाउ ग्रेव और श्रिल अ साउंड इज़, या फिर हम इसको इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि पिच ऑफ साउंड हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है बेटा आप लोग ये नीचे दी गई एग्जांपल में देख सकते हैं। टू तरह की फ्रीक्वेंसीज मैंने ड्रॉ की हैं, एक श्रिल साउंड की है, एक ग्रेव साउंड की है। तो आप देखिए श्रिल साउंड में जो है ना फ्रीक्वेंसी जो होती है बिल्कुल साथ साथ होती है। ठीक है, और ग्रेव साउंड में क्या होती है कि थोड़ा सा उनके अंदर डिस्टेंस होता है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसीज़ का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इस वजह से जो है हम लोग कहते हैं कि पिच ऑफ साउंड जो है वो किसी की आवाज़ जो है मोटी होती है, किसी की आवाज़ पतली होती है। अब इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि पिच ऑफ साउंड के हमारे पास एग्जांपल्स क्या क्या हैं। श्रिल साउंड में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है चिल्ड्रन की, छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी आवाज़ बहुत पतली होती है। ठीक है, गर्ल्स हो गई, फिर विस्लिंग हो गई, चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स हो गया, लॉइन, डॉग, बिग ड्रम्स हो गए। ठीक है, लॉइन, डॉग, बिग ड्रम्स हो गए, ये क्या होती हैं, लॉइन जब रोर करता है तो वो आवाज़ थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक है, डॉग बार्क करता है तो उसकी आवाज़ मोटी होती है। इस तरह बिग ड्रम्स जो बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं जब वो बजते हैं तो वो भी उनकी ग्रेव साउंड्स होती हैं। बाकी चिल्ड्रन और विस्लिंग करते हुए या बर्ड्स जब जब कर रहे होते हैं तो उनकी आवाज़ें क्या होती हैं, श्रिल साउंड्स होती हैं। ठीक है, तो वी कैन से दैट पिच ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड, क्योंकि इसके ऊपर टोटली डिपेंड करती है कि अगर आपकी आवाज़ जो है वो मोटी होगी तो मोटी आवाज़ होगी आपकी प्रोड्यूस होगी, ग्रेव साउंड प्रोड्यूस होगी, और अगर आपकी आवाज़ पतली होगी तो श्रिल साउंड प्रोड्यूस होगी। इसी से रिलेटेड आपकी बुक के अंदर एक एक्सपेरिमेंट है पेज नंबर 123 के ऊपर। ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके लिए, वो आप लोग फिर बुक पे जाके इसको रीड कीजिएगा और लर्न कीजिएगा, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन आप इसको घर पे भी कर सकते हैं कि एक आप साइड पे ना टेबल के एक साइड पे रबर बैंड लें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस साइड पे जो है ना रबर बैंड ली है। ठीक है, इस साइड से पकड़ेंगे, इस साइड पे एक उसको कील लगा दें। ठीक है, नेल से फिक्स कर दें। एक जो है आप इस साइड से जो है ना उसको फिक्स कर दें नेल को। जब आप नेल को फिक्स कर देंगे तो अब आपने जो है ना बिल्कुल जो साइड पे रबर बैंड होगा ना उससे जब आप साउंड को प्रोड्यूस करेंगे तो वो आवाज़ थोड़ी सी आपकी मोटी होगी। वही जब आप उसको मिडल से रबर बैंड को इस तरह से ऐसे
वाइब्रेशन उसमें करेंगे तो उसकी आवाज़ थोड़ी पतली होगी। तो इससे हमें ये पता चल जाता है इस एक्सपेरिमेंट से कि आपकी जो वॉइस होती है वो कितनी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है, कि जिससे आपको पता चल सके कि आपकी जो साउंड है उसकी पिच क्या है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें रबर बैंड का और पेन पेंसिल भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। पेन पेंसिल से आप जो है एक साइड मतलब थोड़ा सा मिडल पे पेन लेके आ सकते हैं, थोड़ा सा साइड के ऊपर पेन लेके जा सकते हैं। तो आपको जो है ना इससे काफ़ी ज़्यादा, इवन आप सिर्फ फिंगर से नहीं, आप इसको पेन की मदद से भी अगर इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो आपको जो है ये पिच ऑफ साउंड के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो है आप अपने आप को खुद कर सकेंगे, अपने आप को ये बता सकेंगे कि अपने आप को बल्कि समझा सकेंगे कि आप ये पिच ऑफ साउंड किस तरह से डिपेंड करती है, कितना ज़्यादा इसका रोल इम्पोर्टेंस है प्रॉपर्टी ऑफ साउंड के लिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है बेटा आपने अपने पेज नंबर 123 पे जानी है। फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आपका ये एक्सपेरिमेंट है, तो आप इसको ज़रूर रीड आउट कीजिएगा अपने घर पे, अगर आप इसको कर सकते हैं तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा अभी, ताकि जो है आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि किस तरह से जो है साउंड जो है वो पिच जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी इसकी डिस्कस करेंगे, लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, तो अब हम अपनी जो है साउंड वेव की लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ने लगे हैं, जो कि है लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है। हमने लॉन्गिट्यूडिनल साउंड पढ़ लिया, हमने पिच ऑफ साउंड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होती है। लाउडनेस ऑफ साउंड की डेफिनेशन हम ऐसे ले सकते हैं कि वो सेंसेशन जो साउंड प्रोड्यूस करता है और उसका जो भी इफ़ेक्ट हमारे ईयर्स के ऊपर होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड। तो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि लाउडनेस ऑफ साउंड हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सॉफ्ट साउंड एंड अ लाउड साउंड। कि हम लोगों को पता चल जाता है जिस तरह से आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच रही होती है, हम उससे पता लगा लेते हैं कि आया ये सॉफ्ट साउंड है या लाउड साउंड है, ठीक है। अब ये जो लाउडनेस ऑफ साउंड होती है इट ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन फ्यू फैक्टर्स, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव हो गया, कि एम्पलीट्यूड कितना है वेव का, सरफेस एरिया क्या है साउंड सोर्स का, डिस्टेंस कितना है साउंड सोर्स से, और सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स, के हमारे ईयर्स कितने सेंसिटिव हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला फैक्टर पढ़ लेते हैं जो कि है एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। अब क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि लाउडनेस ऑफ साउंड जो है डिपेंड्स अपॉन और इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ रिलेटेड विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जितनी ज़्यादा साउंड जो है वो लाउड होगी उतना ग्रेटर उसका एम्पलीट्यूड होगा, और जितनी सॉफ्ट साउंड होगी उतना उसका स्मॉल जो है एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। जैसे कि डायग्राम में भी आपको बनाया और मैंने दिखाया है कि पहला वाला जो है अगर आप वेव देखें तो वो थोड़ी सी आवाज़ ऊंची है तो उसका एम्पलीट्यूड भी क्या है, ज़्यादा है। सेकंड वाली अगर आप डायग्राम देखें तो उसके अंदर सॉफ्ट साउंड है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी लो है और जो उसकी लाउडनेस होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। सेकंड हम लोग आ जाते हैं सरफेस एरिया ऑफ साउंड के ऊपर। अब सरफेस एरिया ऑफ साउंड के ऊपर किस तरह से आप डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा साउंड का सरफेस एरिया हो गया, जैसे कि ड्रम, क्योंकि हम लोग ड्रम को ही डिस्कस कर रहे हैं तो मैं ड्रम की ही एग्जांपल आपको बार बार दे रही हूँ कि अब ड्रम है, ठीक है, जितना ज़्यादा उस ड्रम का सरफेस एरिया होगा उतनी लाउड उसकी साउंड होगी, और जितना कम उसका सरफेस एरिया होता जाएगा उतनी कम उसकी साउंड होती जाएगी। तो क्योंकि देखिए जो ड्रम होता है, ड्रम के अंदर क्या होता है, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो उसका जो है वाइब्रेशन जो है उसके अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जब वाइब्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी तो साउंड भी उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसी तरह जो छोटे वाले ड्रम्स होते हैं उसके अंदर अगर आप लोग देखें सरफेस एरिया कम होता है, तो जब आप उसको बीट करते हैं तो उसके अंदर वाइब्रेशन क्या होती है, कम प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से उसकी लाउडनेस भी क्या होती है एज़ कम्पेयर टू द बिगर ड्रम क्या होती है, कम होती है। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्टेंस फ्रॉम साउंड सोर्स। साउंड सोर्स
कि हमारा जो साउंड का सोर्स है, फॉर एग्जांपल लाउड स्पीकर है या माइक है, जो भी है, जितना ज़्यादा बंदा उससे दूर होगा उतनी कम उसकी आवाज़ होगी, और जितना उसके वो करीब होगा उतनी साउंड क्या होगी उसकी ज़्यादा होगी। हम इट डिपेंड्स ऑन वेयर वी आर स्टैंडिंग। अगर हम लोग इफ़ वी आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द स्पीकर वी विल हेयर द लाउडर साउंड, एंड इफ़ वी आर standing afar from the speakers, then of course we will hear एवरेज साउंड, मतलब इतनी ज़्यादा आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी, आपको कम सुनाई देगी, सॉफ्ट साउंड, एक तरह से आपको सॉफ्ट साउंड सुनाई देगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग मॉर्निंग असेंबली में होते हैं, जो सामने बच्चे होते हैं, जब आप लोगों का लाउड स्पीकर जब या स्पीकर्स काम नहीं कर रहे होते, तो जो सामने खड़े होते हैं बच्चे स्टेज के, उनको सही आवाज़ सुनाई दे रही होती है, जो पीछे बच्चे खड़े होते हैं उनको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती है या कम सुनाई दे रही होती है। तो उसका क्या मतलब होता है कि साउंड सोर्स की जो प्रॉपर्टी है, लाउडनेस ऑफ साउंड, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द साउंड सोर्स ऑल्सो। ठीक है, लास्ट हमारे पास आ जाती है जी सेंसिटिविटी ऑफ ईयर, कि आपकी ईयर की कंडीशन किस तरह की है। अगर आप लोग यंग हैं तो आपको आवाज़ थोड़ी ज़्यादा सुनाई देगी, कुछ लोग होते हैं वो ऊंचा सुनते हैं। ठीक है, उन स्पेशली जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको जो है सॉफ्ट साउंड्स जो हैं वो सही से सुनाई नहीं देती, उनको ऊंचा सुनाई देता है बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ द ईयर्स। तो इस वजह से जो जिनके ईयर्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनको सॉफ्ट साउंड सुनाई नहीं देती हैं, और जिनके ईयर्स जो है वो ठीक होते हैं उनको सॉफ्ट साउंड्स भी सुनाई देती हैं। तो loudness of sound greatly depends upon these four factors, which are the amplitude of the amplitude of the sound wave, second is the surface area of the sound source, third is the distance from the sound source, and fourth is sensitivity of the ear। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने बेटा अच्छे से अपने बुक से रीड करनी है, समझनी है, लर्न करनी है, ताकि आप लोगों को फिर आगे पेपर में कोई मुश्किल परेशानी ना हो। सो दिस विल बी योर होमवर्क, कि आप जो है इसको अच्छे से स्टडी करें अब अपनी बुक से, और यहाँ से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है, तो देन यू आर गोइंग टू लर्न इट फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है सम कॉमन फिनोमेना ऑफ साउंड। के साउंड के सब कॉमन फिनोमेना कौन कौन से हैं। दो फिनोमेना हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और कॉमन हैं, वो हैं इको, और सेकंड है कि हेयरिंग थंडर आफ्टर लाइटनिंग। सबसे पहले हम लोग इको के बारे में पढ़ेंगे। इको क्या होती है? जब आप किसी खाली हॉल में, बड़े हॉल में चले जाते हैं या किसी हिली एरिया में चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आप जब कुछ बोलते हैं तो आपको अपनी ही आवाज़ दोबारा से सुनाई देती है, तो दिस सॉफ्ट रिफ्लेक्टेड साउंड इज़ नोन एज इको। ठीक है, अगर हम इसको साइंस के अंदर पढ़ें तो इसका हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम अ हार्ड सरफेस। कि क्या हो रहा है कि साउंड क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स की वजह से, क्योंकि वो साउंड वेव्स क्या हो रही है, किसी हार्ड सरफेस के ऊपर लग के वापस आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमें इको हेयर करनी है तो इसका ये मतलब है कि आपके साउंड जो आपकी ईयर्स के अंदर पहुंच रही है वो एग्जैक्टली आफ्टर 0.1 सेकेंड के बाद आनी चाहिए। ठीक है, मीन्स 1/10 ऑफ द सेकेंड। क्यों? क्योंकि जब कोई ओरिजिनल साउंड हमें सुनाई देती है तो वो हमारे ब्रेन में उसका इफ़ेक्ट रहता है 0.1 सेकेंड तक। ठीक है, इसलिए जब साउंड वेव्स अगर फ़ौरन ही रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती हैं हमारे पास, मतलब 0.1 में, तो फिर हमारा ब्रेन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि ये ओरिजिनल साउंड है या रिफ्लेक्टेड साउंड है। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब कोई साउंड जो है वो आपके ईयर्स में 0.1 सेकेंड के अंदर ही वापस आ जाती है, तो आपका ब्रेन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा कि ये रिफ्लेक्टेड साउंड है या फिर ओरिजिनल साउंड है। लेकिन अगर 0.1 सेकेंड के बाद वो आवाज़ सुनाई देती है, तब आपको जाके पता चलेगा कि ये रिफ्लेक्टेड साउंड थी और जो आपने बोली थी वो ओरिजिनल साउंड थी, क्योंकि आपको अपनी आवाज़ भी सुनाई दे रही होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम लोग डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं दो साउंड्स के बीच में, तो टाइम गैप जो है ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में या इको के बीच में एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का होना चाहिए।
और जो आदमी स्पीकर बोल रहा है और जो हार्ड सरफेस है जिससे वो आवाज़ रिफ्लेक्ट होके आनी है, उसके बीच का एटलीस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर्स का होना चाहिए। जिसकी वजह से क्या होगा कि 17 मीटर्स पे जब आवाज़ लग के वापस आएगी तो आपको पता चलेगा कि ये साउंड क्या थी, रिफ्लेक्टेड साउंड थी। एज अ रिज़ल्ट हमें क्या पता चलेगा कि हमें ये आवाज़ क्या है, इको है, और ये इको क्या है, साउंड की रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बेटा आप लोगों ने अपने पेज नंबर बुक पे 126 पे जाके रीड आउट करना है। वहाँ से आपने फिर इसको लर्न करना है, समझना है, ताकि आपको अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझ आ जाए, ताकि अगर इन केस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि जी इको क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए इको क्या होती है, सॉफ्ट साउंड की रिफ्लेक्शन होती है। अच्छा, फिर इसके बाद जी अगर आपसे पूछा जाए तो एटलीस्ट कितना जो है सॉफ्ट साउंड और ओरिजिनल साउंड, सॉरी, रिफ्लेक्टेड साउंड और ओरिजिनल साउंड के बीच में तकरीबन कितने टाइम का डिस्टेंस, टाइम गैप होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। और फिर अगर आपसे पूछा जाए कि ओरिजिनल साउंड के बीच में जो बंदा बोल रहा है, जो स्पीकर है, और जो रिफ्लेक्टेड हार्ड सरफेस है, उसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 17 मीटर्स का होना चाहिए एटलीस्ट। ओके जी, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फिनोमेना साउंड का, जो कि क्या है, हेयरिंग थंडर आफ्टर लाइटनिंग। अच्छा, कभी कभार अगर आप लोगों ने थंडर स्टॉर्म होते हुए देखी हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले आपको लाइट दिखाई देती है और उसके कुछ सेकंड्स के बाद आपको आवाज़ सुनाई देती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि लाइट जो है इट इज़ फास्टर देन साउंड, लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड वेव्स। ठीक है, इसके लिए जो है आपको मैंने ये भी लिख दिया है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी तेज़ है, जिसकी वजह से हमें पहले लाइट दिखाई देती है और उसके कुछ सेकंड्स के बाद हमें साउंड सुनाई देती है, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्टर देन द साउंड वेव्स। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों का जो चैप्टर है वो यहाँ पे आज कंक्लूड हो जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को बेटा कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो, आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को किस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई है। वी विल रिवाइज दैट टॉपिक अगेन, या आपको जो भी समझ में नहीं आया होगा वो हम उसको कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी आई हैव सेंट इट टू यू ऑल। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन हुआ तो डू लेट मी नो, वी विल रिवाइज दैट टॉपिक अगेन। और अगर हो सका तो मैं दोबारा उसके ऊपर वीडियो बना लूँगी अगर आप लोगों को सही से समझ ना आया हुआ तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जाके इन टॉपिक्स को लर्न करना है, बुक से रीड करना है, समझना है अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद जो है वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट लेसन आपका यूनिट 10 होगा, वो इंशाल्लाह हम लोग फिर जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।